हमने देखा था सेक्शन नंबर 56, ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटीज। ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन, तो कल हमने देखा था सेक्शन नंबर 56। अब ये केवल सेक्शन नंबर 56 नहीं है, सेक्शन नंबर 56 से लेके 59 तक का सारा काम किसके अंदर चलता है? ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, ठीक है। तो ये ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन पूरा कवर करता है 56 से लेके 59। कल हमने देखा ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन बेसिकली कहां डिफाइन किए गए हैं? 56 में। अब उसी के आगे कंटिन्यू हम करते हैं, ठीक है, उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए साहब, तो लिखना स्टार्ट करेंगे, फिर समझेंगे हम उसको डिटेल से। चलिए मेरे साथ, हमने सबसे पहले कहा सेक्शन 56 से 59, ट्रांसमिशन, ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, ठीक है साहब। इसमें हमने सेक्शन 56 तो देख लिया। अब बात आती है सेक्शन 58 की। सर सेक्शन 57 कहां गया? बेटा 57 को हम इसके लास्ट पार्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि वो डायरेक्टली कॉन्सेप्ट से रिलेटेड नहीं है, वो थोड़ी सी सीक्वेंस से अलग बात करता है, वो सीक्वेंस से अलग बात करता है, इसलिए आज ही पढ़ेंगे उसको, लेकिन पढ़ेंगे सबसे लास्ट में। उससे पहले हम पढ़ रहे हैं सेक्शन नंबर 58। सेक्शन नंबर 58, रिफ्यूजल टू रजिस्टर ट्रांसफर और ट्रांसमिशन बाय प्राइवेट कंपनी, बाय प्राइवेट कंपनी। इसका मतलब क्या है? आपने किसी को शेयर ट्रांसफर किए या आपके शेयर का ट्रांसमिशन हो गया। ट्रांसमिशन हो गया मतलब भाई आपने शेयर बेच दिए, दूसरे ने शेयर खरीद लिए। तो अब पहले कंपनी के यहाँ पे शेयर होल्डर में आपका नाम लिखा हुआ था, कंपनी ने वो शेयर आपके नाम से लिख रखे थे, लेकिन अब कंपनी को वो शेयर दूसरे के नाम से लिखना पड़ेगा। अब कंपनी ने तो उस ट्रांसफर को अपने यहां पे रिकॉर्ड करने से मना कर दी। कंपनी ने कि हम तो इसे ट्रांसफर मान ही रहे, हम तो आपका नाम रजिस्टर में से नहीं हटाएंगे, हम तो इनका नाम रजिस्टर में नहीं लिखेंगे साहब। कौन सी कंपनी ने मना किया है? प्राइवेट कंपनी ने मना किया है, ठीक है साहब। तो क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या हो सकता है? क्या प्राइवेट कंपनी ऐसा मना कर सकती है? और अगर कर सकती है तो उस सिचुएशन में क्या करना पड़ेगा? तो प्रॉब्लम समझ में आ गई कि प्रॉब्लम क्या है। सेक्शन 58 हमें किस चीज के बारे में कहता है? सेक्शन 58 कहता है कि रिफ्यूजल टू रजिस्टर, आपके ट्रांसफर और ट्रांसमिशन को कंपनी ने, प्राइवेट कंपनी ने रजिस्टर करने से मना कर दिया हो, तो आप क्या करेंगे? तो सबसे पहले ये कहता है चेक वेदर इट इज डन, whether it is done under any, whether it is done
by any power given by AOA। ये लो सर। अब सबसे पहले तो आप ये चेक करो कि क्या प्राइवेट कंपनी को उसके एओए ने कोई ऐसी पावर दे रखी है क्या, क्योंकि प्राइवेट कंपनी में ट्रांसफर पे रिस्ट्रिक्शंस लग सकते हैं, रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। प्राइवेट कंपनी में शेयर ट्रांसफर करने पे रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं, क्योंकि पब्लिक में तो कोई भी शेयर खरीद सकता है, कोई भी शेयर बेच सकता है, लेकिन प्राइवेट कंपनी में ऐसा रिस्ट्रिक्शन हो सकता है कि आप अपने शेयर्स ट्रांसफर नहीं कर सकते, आप अगर प्राइवेट कंपनी के मेंबर हो। लेकिन आपको चेक करना है क्या कोई ऐसे रिस्ट्रिक्शन है, या फिर क्या प्राइवेट कंपनी के एओए में ऐसी कोई पावर है कंपनी को कि वो शेयर के ट्रांसमिशन को रोक सकती है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो वो चेक करना है कि क्या कंपनी ने ऐसा एओए के पावर में किया है या नहीं किया है। ठीक है, फिर कहता है क्या कंपनी ऐसा करके बस फ्री हो गई, क्या कंपनी अगर किसी के शेयर को रजिस्टर नहीं करेगी तो वो फ्री है क्या? नहीं साहब, कंपनी को क्या करना पड़ेगा, कंपनी शैल सेंड ए नोटिस, कंपनी को एक नोटिस भेजना पड़ेगा। किसको भेजना पड़ेगा? नोटिस टू ट्रांसफरर, ट्रांसफरर को भेजो, ट्रांसफरी को भेजो, और आईओटी, आईओटी पर्सन। आईओटी पर्सन का मतलब क्या है भाई? अगर ट्रांसफर हुआ है तो ट्रांसफरर और ट्रांसफरी, और अगर ट्रांसमिशन हुआ है तो जिस आदमी को आपको इंटीमेशन ऑन ट्रांसफर भेजना था उस आदमी को आप क्या भेजेंगे? विद इन 30 days, विद इन 30 days, स्टेटिंग रीजन, स्टेटिंग रीजन। हाँ जी साहब, तो सिंपल सी बात क्या कही, अगर मैं इस सेक्शन की बात करूं तो इस सेक्शन में कहा कि सेक्शन का मतलब क्या है, प्राइवेट कंपनी ने आपके ट्रांसफर और ट्रांसमिशन को रजिस्टर करने से मना कर दिया है। तो भैया क्या ऐसा कर सकती है? तो सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि क्या एओए में ऐसा कोई पावर दिया गया है क्या। अगर ऐसा पावर दिया गया है तो भाई फिर तो उन्होंने कुछ गलत काम नहीं किया है। फिर बात आती है कि ठीक है उन्होंने गलत किया है या सही किया है, बात की बात है, लेकिन अगर उन्होंने मना किया है, ट्रांसफर नहीं किया है, तो कंपनी को विद इन 30 डेज एक नोटिस भेजना पड़ेगा। अगर ट्रांसफर हुआ है तो ट्रांसफरर और ट्रांसफरी को, अगर ट्रांसफर हुआ है तो जिस आदमी को इंटीमेशन भेजना था आपको ट्रांसफर का उस आदमी को विद इन 30 डेज कि साहब इस रीजन की वजह से, इस रीजन की वजह से हमने आपका रजिस्टर करने से मना किया है। ये नोटिस कंपनी को विद इन 30 डेज भेजना पड़ेगा। ठीक है साहब, अब बात आती है कंपनी ने तो आपको रीजन बता दिया, लेकिन क्या रीजन बताने के बाद आप शांति से बैठ जाओगे? एक बात समझो, आपने शेयर खरीदे या आपके नाम पे शेयर ट्रांसफर हुए और कंपनी ने मना कर दिया, तो क्या आप शांति से बैठ जाओगे? बस ठीक है, मना कर दिया तो कर दिया साहब, अब हम क्या कर सकते हैं? क्या आपके पास भी कोई राइट है साहब? अपील कर सकते हो आप, अपील कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो? अपील कर सकते हो। तो इसके खिलाफ अपील की जा सकती है। अपील कौन करेगा? ये अपील करेगा साहब बाय, प्रॉब्लम किसको है?
ट्रांसफरी को, भैया खरीदने वाले को प्रॉब्लम होती है, उसके नाम पे शेयर नहीं है, या फिर और आईओटी पर्सन, भैया जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव था जिसके नाम पे शेयर ट्रांसमिट हुए थे, उस आदमी का नाम लिखने से मना कर रहे हो तो उसी को प्रॉब्लम है होगी। टू ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल का मतलब होता है कोर्ट। जहां भी वर्ड लिखा हुआ है ना ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल का मतलब कोर्ट ही होता है। एक्चुअली क्या होता है कि इंडिया में जैसे कंपनी के मैटर्स हैं, उनके लिए एक स्पेशल कोर्ट बनाया हुआ होता है कि नॉर्मल कोर्ट में जाएंगे तो टाइम ही नहीं मिलेगा, तो उसके लिए एक स्पेशल कोर्ट बना दिया, तो वो कहलाता है ट्रिब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ बोर्ड या नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। तो वो क्या है, एनसीएलटी, आप उसमें जाके अपना केस रख दो, वो कोर्ट के जैसा ही काम करता है। ठीक है, चलिए साहब, अब ये क्या करेंगे, अब ये कहते हैं कि साहब टाइम लिमिट, इट नोटिस, सॉरी, इस अपील को करने की टाइम लिमिट क्या है, इस अपील को करने की टाइम लिमिट क्या है। तो इसकी टाइम लिमिट के बारे में बात करते हैं। इफ नोटिस रिसीव्ड, इफ नोटिस रिसीव्ड, अगर आपको कंपनी से नोटिस मिला है, देन within 30 days, within 30 days of नोटिस रिसीव, किसके 30 दिन के अंदर, अगर कंपनी ने आपको नोटिस दिया है तो आप नोटिस के विदिन 30 डेज के अंदर अंदर क्या कर दोगे, अपील कर दोगे साहब ट्रिब्यूनल में जाके। अब आप कहते हो कि प्रॉब्लम तो ये कंपनी ने नोटिस ही नहीं दिया, तो इफ नोटिस नॉट रिसीव्ड, इफ नोटिस नॉट रिसीव्ड, अब मतलब क्या निकला भैया, पहले 30 डेज आप नोटिस का वेट करोगे या नहीं करोगे। एक बात बताओ, जब तक आपके पास कंपनी के पास नोटिस देने का कितना टाइम था, 30 डेज, तो आपने 30 डेज तक तो किस चीज का वेट किया होगा कि कंपनी का नोटिस आएगा, नोटिस आएगा, नोटिस आएगा। 30 डेज में कंपनी का नोटिस नहीं आया, अब नोटिस आने के 30 डेज में आप करते, तो 30 डेज प्लस 30 डेज, यहां पे आपको कितने दिन का टाइम मिल जाएगा, 60 डेज। इफ नोटिस नॉट रिसीव्ड, देन 60 days of 60 days of ट्रांसफर और ट्रांसमिशन। तो जब आपने ट्रांसफर और ट्रांसमिशन के लिए एप्लीकेशन लगाई थी तो उसके 60 डेज में आपको अपील करनी पड़ेगी, क्योंकि आप जब एप्लीकेशन लगाते हो तो उससे 30 डेज का टाइम कंपनी के पास होता है नोटिस देने के लिए। कंपनी ने नोटिस देने से मना कर दिया या नोटिस दिया ही नहीं, तो 30 डेज के बाद अगले 30 डेज, तो आपके पास टोटल टाइम कितना हो गया यहाँ पे, 60 डेज। डन, ये 30 डेज है नोटिस से, और ये है नोटिस का टाइम प्लस 30 डेज। डन, हाँ जी, क्लियर है तो जल्दी से बता दो। यस सर। अब ये तो इसका था पॉइंट नंबर 1। अब सेक्शन 58 में ही बताया हुआ है, ये तो था सेक्शन 58 का फर्स्ट पॉइंट कि साहब रिफ्यूजल टू रजिस्टर और ट्रांसमिशन और ट्रांसफर बाय प्राइवेट कंपनी। नोट कर लिया, नोट कर लिया, सेम हेडिंग, सेम हेडिंग लगानी है, केवल इतना सा चेंज करना है, प्राइवेट की जगह
पब्लिक कंपनी। अब मान लो ये रिफ्यूजल किसने किया होता, ये रिफ्यूजल प्राइवेट कंपनी की जगह पब्लिक कंपनी ने किया होता। अब भाई पब्लिक कंपनी में तो कोई किसी को भी शेयर बेच सकता है ना, क्या पब्लिक कंपनी में शेयर सेल करने पे जनरली कोई रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ होता है क्या, नहीं लगा हुआ होता, जनरली कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा हुआ होता। तो ये कहता है साहब ये तो आप गलत कर रहे हो, तो हम कहते हैं इन पब्लिक कंपनी ट्रांसफर ऑफ शेयर इज फ्री। फ्री का मतलब विदाउट रिस्ट्रिक्शन। तो पब्लिक कंपनी में तो साहब फ्री होता है इफ ए वैलिड एग्रीमेंट बिटवीन ट्रांसफरर और ट्रांसफर। तो भाई अगर खरीदने और बेचने वाले के बीच में एक वैलिड एग्रीमेंट है तो फिर ट्रांसफर पब्लिक कंपनी में आराम से हो सकता है। ठीक है साहब। अब कंपनी ने मना कर दिया, मतलब फिर भी कंपनी ने क्या कर दिया, मना कर दिया साहब। कंपनी ने कह दिया मना, कंपनी ने कहा साहब हम तो रजिस्टर नहीं करेंगे, हम तो रजिस्टर नहीं करेंगे। तो भाई आप क्या कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, अपील कर सकते हो। आपके पास एक ही ऑप्शन है साहब, अपील कर दो। आप क्या कर दो, अपील कर दो। कौन करेगा, बाय ट्रांसफरिंग और बाय आईओटी पर्सन, बाय ट्रांसफरिंग और बाय आईओटी पर्सन। सेम चीज, सेम चीज। इफ नोटिस received, if notice received then within 60 days, यहां पे आपको 60 डेज का टाइम दिया गया है, और if notice not received then within 90 डेज। तो जो पिछले वाले में टाइम 30 और 60 था, यहाँ पे 60 और 90 है, बस इतना सा फर्क है। कि एक चीज ये भी लिख लेनी चाहिए, रिफ्यूजल का ग्राउंड। मान लो कंपनी ने नोटिस दिया और उस नोटिस में कोई स्पेसिफिक रीजन बताया है, और अगर वो रीजन सही है, अगर कंपनी ने रिफ्यूजल करने का या रजिस्टर करने से मना करने का
कोई वैलिड रीजन दिया है, तो क्या उसके बाद आप अपील कर सकते हो क्या? अगर वो रीजन सही है, अगर वो रीजन सही है तो क्या आप अपील कर सकते हो? नहीं, तो बोले अपील कैन बी डन, appeal can be done if refusal without sufficient cause। तो ये कहता है कि साहब रिफ्यूजल, आप अपील तभी कर सकते हो जब रिफ्यूजल किया गया हो विदाउट सफिशिएंट कॉज। सफिशिएंट कॉज मतलब कोई ऐसा रीजन नहीं था जिसके बेस पे रिफ्यूज किया जा सके। अगर रिफ्यूज करने का रीजन अवेलेबल है, जैसे आपने ट्रांसफर डीड के साथ या ट्रांसफर के साथ प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए, आपका जो एग्रीमेंट है वो वैलिड एग्रीमेंट ही नहीं है, अब आप क्या करोगे? कंपनी ट्रांसफर से मना करेगी भाई। जिस पर्सन को आप ट्रांसफरर की प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हो, आप ट्रांसफरी की प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हो, तो अगर आप इंफॉर्मेशन प्रॉपर नहीं दे रहे हो तो कंपनी मना करेगी ही करेगी। तो ये कहता है कि साहब सफिशिएंट कॉज के बिना अगर कंपनी मना करती है तो फिर आप क्या कर सकते हो? अपील कर सकते हो। डन। तो दो तरह की सिचुएशन हमने पढ़ी। सबसे पहले प्राइवेट कंपनी ने मना किया तो आपको क्या क्या करना है भाई? सिंपल सा रीजन है, मना करेगी तो आपको अपील के लिए जाना है। अपील के लिए प्राइवेट कंपनी में 30 डेज और 60 डेज, पब्लिक कंपनी में 60 और 90, बस इतना सा याद रखना है। ठीक है, क्लियर? चलिए, अब बात आती है कि आप तो अपील करने चले गए, आपने अपील भी कर दी, अब ट्रिब्यूनल क्या करेगा? चाहे प्राइवेट कंपनी वाला केस हो चाहे पब्लिक कंपनी वाला केस हो, आप अपील कर दिया आपने, मतलब आप सेम सिचुएशन पे आ गए। या तो आपने प्राइवेट कंपनी के अगेंस्ट अपील की होगी या पब्लिक कंपनी के अगेंस्ट अपील की होगी। चला गया साहब, कोर्ट में केस चला गया। अब कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट क्या करेगा? तो चलिए ये नोट कर लिया, हटा दो, इसी सेक्शन का पार्ट है, हटा दू क्या? हाँ, अब इसमें आगे आता है ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल। ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल, भाई ट्रिब्यूनल क्या ऑर्डर देगा? तो बोलता है ट्रिब्यूनल सेल हियर, ऐसा लिख लो, ऑल पार्टीज। ट्रिब्यूनल सारी पार्टियों की बात सुनेगा, ट्रिब्यूनल सारी पार्टियों की बात सुनेगा। देन कैन बी डिसमिस, कैन बी डिसमिस, वो आपकी अपील को डिसमिस कर सकता है, वो आपकी अपील को डिसमिस कर सकता है। कह सकता है साहब नहीं, कंपनी ने जो किया है वो सही किया है। अगर सबकी बात सुनने के बाद इनको लगता है कि कंपनी का एक्शन वैलिड है, वो आपकी अपील को डिसमिस कर देगा। या फिर और डायरेक्ट कंपनी टू रजिस्टर
विद इन 10 डेज, विद इन 10 डेज। या फिर उसे आपकी बात सही लगती है कि नहीं कंपनी ने गलत किया है, कंपनी को रजिस्टर करना चाहिए था, तो वो कंपनी को ऑर्डर दे सकता है कि विद इन 10 डेज के अंदर आप इस ट्रांसफर को या ट्रांसमिशन को रिकॉर्ड कीजिए, रजिस्टर कीजिए। और डायरेक्ट कंपनी टू पे damages टू पार्टीज। और कंपनी को ये भी ऑर्डर कर सकता है, कंपनी को ये भी ऑर्डर कर सकता है कि जो पार्टीज है उनको जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई कीजिए। जैसे वो ये कह दे चलिए रजिस्टर तो मत कीजिए, देखिए क्या क्या हो सकता है नुकसान की भरपाई में। वो ये कह सकता है रजिस्टर मत कीजिए, लेकिन दोनों पार्टियां जो भी पार्टीज है उनको इतना इतना पैसा दीजिए, उनका नुकसान पूरा कीजिए। या फिर रजिस्टर भी कीजिए और आपके रजिस्टर नहीं करने की वजह से इनको जो नुकसान हुआ है वो नुकसान भी पूरा कीजिए। तो 3 तरह की चीजें हैं। आपकी एप्लीकेशन डिसमिस कर सकता है, आपको रजिस्टर करने के लिए कह सकता है विद इन 10 डेज, और अगर पार्टीज को कोई नुकसान हुआ है तो उस नुकसान के लिए डैमेजेस, डैमेजेस का मतलब जुर्माना, भरपाई भरने के लिए भी कह सकता है। डन, क्लियर। तो ये बात थी किसके लिए, ट्रिब्यूनल का ऑर्डर। अब साहब ट्रिब्यूनल का ऑर्डर मतलब कोर्ट का ऑर्डर, और अगर आप कोर्ट का ऑर्डर नहीं मानेंगे, अगर आप कोर्ट का ऑर्डर नहीं मानेंगे तो साहब प्रॉब्लम होगी। जो कोर्ट का ऑर्डर नहीं मानेगा फिर तो प्रॉब्लम होगी। तो कॉन्ट्रावेंशन ऑफ ऑर्डर, अगर ऑर्डर का कॉन्ट्रावेंशन किया गया, ऑर्डर का कॉन्ट्रावेंशन किया गया तो फाइन लगेगा। कितना लगेगा, 1 लाख टू 5 लाख, 1 लाख से 5 लाख। और इम्प्रिजनमेंट 1 to 3 years, 1 से 3 साल तक की सजा भी हो सकती है, 1 से 3 साल तक की सजा भी हो सकती है, और 1 से 5 लाख तक का फाइन भी लगाया जा सकता है। ये लीजिए साहब, ये आपका है कंप्लीट सेक्शन 58। मैं फटाफट से विद इन 1 मिनट पूरा सेक्शन 58 आपको रिवाइज कर रहा हूं। सेक्शन 58 सबसे पहले क्या कहता है कि एक प्राइवेट कंपनी ने आपके ट्रांसफर और ट्रांसमिशन को क्या कर दिया, रजिस्टर करने से मना कर दिया। तो साहब अगर प्राइवेट कंपनी ने मना कर दिया तो सबसे पहले आप चेक करो, क्योंकि प्राइवेट कंपनी में ट्रांसफर ट्रांसमिशन रिस्ट्रिक्टेड हो सकते हैं, तो पहले तो चेक करो कि क्या एओए ने उन्हें कोई ऐसी पावर दे रखी है क्या कि जिसके अंदर वो आते हैं वो आपको मना कर सकते हैं रजिस्टर करने से। अगर ऐसी पावर है पहले से दी हुई तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसी कोई पावर नहीं है या ऐसी पावर है, तो अगर जैसे ही कंपनी मना करेगी उसे विद इन 30 डेज ट्रांसफरर को, ट्रांसफरी को, या फिर इंटीमेशन ऑफ ट्रांसफर पर्सन को नोटिस भेजना पड़ेगा विद इन 30 डेज। अब बात आती है कि साहब उन्होंने नोटिस भेज दिया तो ठीक है, नहीं भेजा तो ठीक है, आपको तो प्रॉब्लम होगी। तो अपील कर सकते हैं, कौन कर सकता है, ट्रांसफरी कर सकता है, या फिर आईओटी पर्सन जिसको इंटीमेशन मिलना था वो कर सकता है। कितने दिन में कर सकता है, अगर नोटिस मिला है तो नोटिस मिलने के विद इन 30 डेज कर सकता है, और नोटिस ही नहीं मिला है तो टोटल टाइम 60 डेज, मतलब जितने 30 डेज में कंपनी को नोटिस भेजना था वो 30 डेज
प्लस 30 डेज, तो 60 डेज के अंदर वो क्या कर सकता है, अपील कर सकता है ट्रिब्यूनल के पास। ठीक है साहब। अब बात आती है अगर पब्लिक कंपनी ने मना किया है तो भाई पब्लिक कंपनी पहली बात तो ट्रांसफर के लिए मना ही नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि पब्लिक कंपनी में तो शेयर्स का ट्रांसफर फ्रीली कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। बस केवल इतना होना चाहिए, ट्रांसफरी ट्रांसफरर के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है वो एग्रीमेंट एक वैलिड एग्रीमेंट होना चाहिए। फिर भी अगर कंपनी रजिस्टर नहीं करती है तो वही काम है, कंपनी नोटिस दे उनको। कितने दिन में नोटिस दे? 30 डेज में दे। लेकिन अगर कंपनी ने नोटिस दे दिया या नहीं दिया, आपके पास जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम लेके आप किसके पास जाओगे? प्रॉब्लम किसको है? या तो ट्रांसफरी को है या आईओटी पर्सन को है। तो वो अपनी प्रॉब्लम लेके किसके पास जाएंगे? ट्रिब्यूनल के पास जाएंगे। कितने दिन में जाएंगे? अगर नोटिस मिला है तो 60 डेज में, नोटिस नहीं मिला है तो 90 डेज में। यहां टाइम लिमिट 30 डेज ज्यादा है, पहले 30 और 60 था, यहाँ 60 और 90। ठीक है साहब। अब बात आई, वो चले गए कोर्ट में, ट्रिब्यूनल के पास केस चला गया। ट्रिब्यूनल क्या कर सकता है? ट्रिब्यूनल हर पार्टी की बात सुनेगा, सुनने के बाद या तो वो अपील को डिसमिस कर सकता है या फिर कंपनी को कह सकता है 10 दिन के अंदर रजिस्टर कीजिए, और वो कंपनी को कह सकता है कि किसी पार्टी को कोई नुकसान हुआ है तो उस नुकसान की भरपाई कीजिए। अब बात आती है, ऑर्डर तो दे दिया, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कोर्ट का ऑर्डर भी नहीं मानते। तो कॉन्ट्रावेंशन ऑफ ऑर्डर, अगर ऑर्डर का कॉन्ट्रावेंशन किया है तो 1 लाख से 5 लाख तक का फाइन लग सकता है, 1 साल से 3 साल तक की सजा हो सकती है। क्लियर? ये पूरा सेक्शन नंबर 58 डन। चलिए, तो अब हम नेक्स्ट सेक्शन की बात करते हैं। इसी से रिलेटेड हमारा अगला सेक्शन पे जब हम पहुंचते हैं तो वो आता है सेक्शन नंबर 59। पहले हम पढ़ रहे हैं 59। सर आपने दोबारा 57 छोड़ दिया। हाँ बेटा हाँ, 57 पे हम आएंगे, जरूर आएंगे, पक्का आएंगे। ठीक है, चलिए। सेक्शन नंबर 59। सेक्शन नंबर 59, रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर। रजिस्टर ऑफ मेंबर का मतलब वो वाला रजिस्टर, कंपनी का वो वाला डॉक्यूमेंट जिस डॉक्यूमेंट में उसके मेंबर्स, मेंबर्स मतलब शेयर होल्डर्स का नाम लिखा हुआ होता है। ठीक है साहब। अब आप उस रजिस्टर में क्या कराना चाहते हो? आप उस रजिस्टर में रेक्टिफिकेशन कराना चाहते हो। ठीक है साहब। क्यों कराना चाहते हो? तो ध्यान से सुनिए साहब, मेरी बात सुनिए। बोले, एनी पर्सन, एनी पर्सन मेंबर या फिर कंपनी, एनी पर्सन मेंबर और कंपनी, मतलब कोई भी पर्सन, कोई मेंबर या फिर कोई कंपनी में अपील। अब अपील आप समझ गए होंगे कहां की जाती है? अपील टू ट्रिब्यूनल, अपील टू ट्रिब्यूनल फॉर
रेक्टिफिकेशन ऑफ द नेम, नाम में रेक्टिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकती है। क्यों कर सकती है भाई? ग्राउंड्स, किस ग्राउंड पे कर सकती है? किस ग्राउंड पे कर सकती है? ठीक है, इफ विदाउट सफिशिएंट कॉज, विदाउट सफिशिएंट कॉज, बिना किसी स्पेसिफिक रीजन के, नेम इंटर्ड, omitted, name entered, omitted, default delay in case of becoming or seizing a member, क्लियर है? हाँ भाई, देखो क्या कहता है सेक्शन, ये कहता है सेक्शन नंबर 59, सेक्शन नंबर 59, भाई कोई पर्सन या कोई मेंबर जो पहले से मेंबर है या कोई कंपनी है, वो ट्रिब्यूनल के पास जा सकती है। ट्रिब्यूनल के पास जो अपन ने देखो पिछले में भी अपील लगाई थी, पिछले वाली अपील कहाँ होती है? वो अपील होती तो इसी सेक्शन में है। जो 58 में अपील की थी, सेक्शन 58 में उन्होंने रिफ्यूज किया था, तो जो अपील हमने की थी वो कहां पे की थी? वो यहीं पे की थी 59 में। ठीक है, तो हमने कहा कि भाई कोई पर्सन, कोई मेंबर या कोई कंपनी ट्रिब्यूनल के पास जाके अपील कर सकते हैं कि आप रेक्टिफिकेशन कीजिए। रेक्टिफिकेशन कीजिए मतलब रजिस्टर में हमारा नाम चेंज कीजिए, रजिस्टर में चेंज कीजिए। अब क्यों चेंज कीजिए भाई? इफ विदाउट सफिशिएंट कॉज, बिना किसी सफिशिएंट रीजन के नाम इंटर, मेरा नेम इंटर कर दिया साहब, मैंने शेयर खरीदे ही नहीं है, और कंपनी ने मेरा नाम रजिस्टर में लिख दिया, तो क्या मैं कह सकता हूं, क्या मैं ट्रिब्यूनल में जा सकता हूं कि साहब मेरा नाम हटाया जाए? मैंने तो खरीदे ही नहीं है शेयर। जब मैंने शेयर खरीदे ही नहीं या मेरे पास ट्रांसमिट होके आए ही नहीं, मैं किसी का लीगल रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं हूं, तो मेरा नाम कंपनी अपने रजिस्टर में कैसे लिख सकती है? क्या मैं रेक्टिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकता हूं कि मेरा नाम हटाया जाए? क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं क्या? यस सर। अब मान लो मैंने शेयर खरीद लिए, लेकिन मेरा नाम उन्होंने अपने रजिस्टर में लिखा ही नहीं। जैसे हमने कहा था ट्रांसफर को रिकॉर्ड करने, रजिस्टर करने से मना कर दिया, या ट्रांसफर को रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो मेरा नाम लिखा जाना चाहिए था, लेकिन मेरा नाम उन्होंने लिखा ही नहीं है। तो मैं कह सकता हूं साहब रजिस्टर में मेरा नाम लिखा जाए, देखो मेरे पास शेयर ट्रांसफर हुए हैं। या फिर मेरा नाम गलत लिख रखा है, साहब मेरे नाम की स्पेलिंग है VIKSIT, उन्होंने मेरा नाम लिख रखा है VIKASIT। ये लो साहब,
उन्होंने मेरा नाम अपने रजिस्टर में गलत लिख रखा है, डिफॉल्ट कर रखा है मेरा नाम लिखने में, तो भी मैं कंपनी के अप्लाई, अब मैं कंपनी को कह के थक गया मेरा नाम सही कर दो, वो मेरा नाम सही नहीं करते, तो मैं कोर्ट के पास चला गया, साहब मेरा नाम सही कराओ। या फिर नाम लिखने में, नाम हटाने में या सही करने में डिले कर रहे हैं, तो भी मैं कोर्ट के पास जा सकता हूं। तो कौन पर्सन जा सकता है भाई? जो या तो मेंबर बनने वाला है या मेंबर छोड़ने वाला है, वही पर्सन जा सकता है। डन? क्लियर? समझ गए? अपना नाम लिखवाने कौन जाएगा? अपना नाम लिखवाने कौन जाएगा? जो मेंबर बनने वाला है। बेटा कोई कंपनी भी तो शेयर खरीद सकती है, ये वो वाली कंपनी नहीं है जो मना कर रही है। कोई दूसरी कंपनी, कोई दूसरी कंपनी जिसने शेयर खरीदा हो, कोई दूसरी कंपनी जिसने शेयर खरीदा हो, ठीक है? कनिका, चलिए यहां तक की बात तो होगी। अब एक बात बताओ, क्या ये वाली कंपनी, क्या जिस कंपनी का रजिस्टर है, जिस कंपनी का रजिस्टर है, क्या वो कंपनी भी जा सकती है क्या? यहां तो ठीक है, हमने बात कर ली, ठीक है, ये कोई ऐसी कंपनी है, क्या जिस कंपनी का रजिस्टर है, अब वो तुम्हारे क्वेश्चन पे आ जाता है, जिस कंपनी का रजिस्टर है, क्या वो कंपनी भी ट्रिब्यूनल के पास जा सकती है क्या, कि हमें मेंबर के रजिस्टर में रेक्टिफिकेशन करने का ऑर्डर दिया जाए, कि कल को जब शेयर होल्डर हमसे पूछे कि आपने हमारा नाम क्यों हटाया है, तो हम उनको कह सके कि देखो हमारे पास कोर्ट का ऑर्डर है। क्या वो कंपनी भी जा सकती है क्या? जा सकती है। कब जा सकती है? मान लो जो ट्रांसफर हुआ है वो ट्रांसफर फ्रॉड करके हुआ है। मान लो कोई ट्रांसफर हुआ और वो ट्रांसफर फ्रॉड करके हो गया, जैसे किसी आदमी ने ट्रांसफर डीड कंपनी में लगाई, फ्रॉड ट्रांसफर डीड, झूठी ट्रांसफर डीड, कंपनी ने उसका नाम भी रजिस्टर में लिख दिया। अब एक बार जब रजिस्टर में नाम लिखा गया तो लिखा गया। अब अगर नाम हटाना चाहते हैं तो साहब जैसे ही नाम हटाएंगे वो आदमी ट्रिब्यूनल में चला जाएगा, फिर कोर्ट हमें बुलाएगा आपने क्यों नाम हटाया। तो इसलिए हम उसका नाम हटाने के लिए कोर्ट में जाना चाहते हैं, तो जा सकते हैं। तो बोले इतना हटा रहा हूं मैं, इसी के आगे लिखना है आपको, इसी के आगे लिखना है। If transfer is in contravention of, जो ट्रांसफर किया गया है वो कॉन्ट्रावेंशन में किया गया, जो ट्रांसफर किया गया है वो कॉन्ट्रावेंशन में किया गया है। किसके कॉन्ट्रावेंशन में किया गया है? वो ट्रांसफर जो किया गया है वो किया गया है कॉन्ट्रावेंशन ऑफ कंपनीज एक्ट। किसके कॉन्ट्रावेंशन में किया? कंपनीज एक्ट को फॉलो नहीं किया, मतलब कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट किया। ये लो साहब, तो फ्रॉड हो गया ना, कंपनीज एक्ट ने मना किया था फिर भी आपने कर लिया। या फिर
SCRA, SCRA का मतलब होता है सिक्योरिटीज एंड कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन एक्ट, ठीक है साहब, उसके अगेंस्ट किया है। फिर बोलता है सेबी के अगेंस्ट किया है, सेबी ने मना किया था फिर भी आपने ट्रांसफर किया है। और एनी अदर एक्ट, और एनी अदर एक्ट, किसी भी एक्ट के अगेंस्ट जाके आपने ट्रांसफर किया है, तो भैया अगेंस्ट जाके ट्रांसफर किया है तो फिर इसका मतलब ये तो गलत हो गया, फ्रॉड हो गया। देन कौन कौन जा सकता है? अपील बाय, अपील बाय कौन कौन कर सकता है अपील? कंपनी कर सकती है, डिपॉजिटरी कर सकता है। डिपॉजिटरी का मतलब पता है क्या आपको? डिपॉजिटरी का मतलब पता है क्या? कंपनी अपील कर सकती है, डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी का मतलब होता है जब हमारे शेयर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होते हैं। कौन से फॉर्म में होते हैं? डीमेट फॉर्म में होते हैं। तो जिसके पास अपना डीमेट अकाउंट रखा हुआ होता है ना, वो डीमेट अकाउंट वाले लोग कौन कहलाते हैं? जिस कंपनी में अपन ने डीमेट अकाउंट खुला रखा होता है, जहां पे हमारे शेयर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखे हुए होते हैं, वो लोग होते हैं डिपॉजिटरी, उनको बोलते हैं डिपॉजिटरी। तो डिपॉजिटरी में जाके, क्योंकि प्रॉब्लम किसको है? शेयर ट्रांसफर किसने किया होंगे, शेयर रखे हुए किसके पास है, लायबल कौन है? डिपॉजिटरी। तो डिपॉजिटरी भी जा सकता है। और कौन जा सकता है? और जा सकता है सेबी। और भी कोई जा सकता है क्या? जा सकता है। और होल्डर है, अरे भाई मैंने तो फ्रॉड करके शेयर अपने नाम पे कराए हैं, जो शेयर का एक्चुअल होल्डर होता है, होल्डर एक्चुअल ब्रैकेट में लिख ले समझने के लिए, एक्चुअल, जो शेयर का एक्चुअल होल्डर होता है वो जाएगा साहब, किसके पास जाएगा? टू ट्रिब्यूनल के पास जा सकता है। चला गया साहब। अब ट्रिब्यूनल के पास जाने के बाद तो ट्रिब्यूनल का एक ही काम होता है, ट्रिब्यूनल उनकी बात भी सुनेगा, ट्रिब्यूनल सारी पार्टीज की बात सुनेगा। इफ ट्रिब्यूनल feels that transfer is in contravention, तो अगर ट्रिब्यूनल को लगता है कि ट्रांसफर में कॉन्ट्रावेंशन हुआ है, देन ट्रिब्यूनल डायरेक्ट टू रेक्टिफाई, ट्रिब्यूनल ऑर्डर कर देगा रेक्टिफाई द रजिस्टर, रजिस्टर को रेक्टिफाई कर दीजिए सर। ये लो, ये आपका था कंप्लीट सेक्शन 59। बहुत छोटा सा सेक्शन है। 59 केवल इतनी सी बात कहता है कि साहब रजिस्टर में हमें चेंज कराना है, तो रजिस्टर में चेंज कराने के लिए साहब कोई पर्सन भी जा सकता है, करंट मेंबर भी जा सकता है, और कोई दूसरी कंपनी भी जा सकती है, ठीक है। तो दूसरी कंपनी, अब कंपनी वर्ड हम यहाँ पे मैं दूसरी कंपनी इसलिए बोल रहा हूँ, जाने को वो कंपनी भी जा सकती है, लेकिन उसका हमने नीचे अलग से समझा, कोई दूसरी कंपनी भी जा सकती है, ठीक है। तो हमने कहा रेक्टिफिकेशन ऑफ द नेम के लिए ट्रिब्यूनल में अपील कर सकते हैं। अब क्यों कर सकते हैं? बोले साहब कंपनी ने बिना किसी रीजन के, विदाउट सफिशिएंट कॉज मेरा नाम या तो लिख रखा है या नहीं लिख रखा है, या गलत लिख रही है, या लिखने में डिले कर रही है, तो साहब कोर्ट के पास जाओ, अपील कर दो, कोर्ट उसको डायरेक्ट करेगा, देखेगा क्या करना है, ठीक है। फिर बोलते हैं कि साहब क्या कंपनी में जा सकती है? बोले अगर ट्रांसफर में, अगर ट्रांसफर कॉन्ट्रावेंशन में हुआ है किसी भी एक्ट के,
कंपनीज एक्ट, सिक्योरिटीज एक्ट, सेबी एक्ट और कोई भी एक्ट, इसका मतलब क्या है, फ्रॉड हुआ है। तो फ्रॉड हुआ है तो साहब अपील कंपनी कर सकती है, डिपॉजिटरी कर सकता है, सेबी कर सकता है या होल्डर कर सकता है। किसको कर सकता है? टू ट्रिब्यूनल, वो अपील कर सकता है ट्रिब्यूनल, टू ट्रिब्यूनल। If tribunal feels that transfer is in contravention, if tribunal feels that transfer is in contravention, then tribunal direct to rectify the register. Okay, clear? हाँ जी, अब बात करते हैं बहुत छोटी सी सेक्शन जिसको हमने इतनी देर से छोड़ रखा है, जिसको हमने इतने टाइम से छोड़ रखा है। मुझे केवल 10 मिनट और चाहिए आपके। सेक्शन नंबर 57, सेक्शन नंबर 57, prohibition on personation, prohibition on personation of shareholder, personation, ठीक है, prohibition on personation of shareholder। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? बोले मान लो बेटा किसी कंपनी का मैं शेयर होल्डर नहीं, मैं शेयर होल्डर कोई और है, शेयर होल्डर कोई और है, लेकिन मैं अपने आप को ऐसे दिखाता हूं कि मैं ही शेयर होल्डर, मैं प्रेजेंट ये करता हूं, मैं किसी और की आइडेंटिटी, जैसे शेयर होल्डर कोई मिस्टर विकास है, मेरा नाम है विकसित, तो मैं जाके कहता हूं कि साहब मैं विकास हूं, इस कंपनी का शेयर होल्डर हूं। तो क्या ये सही है? क्या कोई ऐसा कर सकता है? क्या ऐसा कह के मैं सिक्योरिटीज ले सकता हूं? नहीं ले सकता। तो इस चीज पे क्या है? प्रोहिबिशन है। और अगर कोई ऐसा करता पाया जाएगा तो क्या कंपनी उसके खिलाफ कोर्ट में जाके पेनल्टी लगा सकती है? बिल्कुल लगा सकती है। तो सिंपल सा तरीका है साहब, लिख दीजिए, बस बहुत छोटी सी बात लिखनी है, लिख के खत्म करते हैं। इफ, इसीलिए मैंने कहा था ये छोटी सी सेक्शन है, थोड़ी अलग सी है, बस कहने का मतलब, इफ एनी पर्सन willfully, willfully का मतलब क्या होता है? जानबूझकर। अगर कोई काम अनजाने में होता है ना, देखो बेटा उसके लिए सजा कभी नहीं मिलती। इफ एनी पर्सन willfully personates as an honor, as an honor, obtains or attempt to obtain सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज मतलब शेयर्स, ये लो साहब। तो ये कहता है कि अगर कोई पर्सन विलफुली पर्सोनेट्स मतलब जानबूझकर, पर्सोनेट्स का मतलब किसी दूसरे शेयर होल्डर की जगह अपना नाम बताता है,
एज एन ऑनर और ऑब्टेन कर लेता है, कंपनी से सिक्योरिटी ले भी लेता है, या फिर अटेम्प्ट टू ऑब्टेन मतलब ट्राई कर रहा है, मिली नहीं उसको, कंपनी को पहले ही पता चल गया, ऑब्टेन, ठीक है। और रिसीव और अटेम्प्ट टू रिसीव एनी मनी। अब साहब जरूरी है क्या बेच नहीं आए हो, जरूरी है क्या खरीद नहीं आए हो, बेच भी तो जाके सकता है, कंपनी को फालतू में बेच के चला जाए, वो पर्सन ही नहीं है लेकिन बेच के चला गया, तो कंपनी को से कोई पैसा ले गया या पैसा लेने का ट्राई किया, पैसा ले गया या पैसा लेने का ट्राई करता है, तो उस पे क्या है, प्रोहिबिशन माना जाएगा। अब साहब उस पे क्या होगा, उस पे अगर कोई आदमी ऐसा करता पाया गया तो कोर्ट उस पे पेनल्टी लगा सकता है। कितनी पेनल्टी लगा सकता है, पेनल्टी में क्या होगा, फाइन हुई 1 लाख टू 5 लाख और इन imprisonment 1 to 3 years, 1 से 3 साल का इम्प्रिजनमेंट। क्लियर है साहब, यहां तक सभी को क्लियर है। हाँ सॉरी, बाकी ये दोनों चीजें बेटा ये एंड और बोल देते हैं, दोनों चीजें भी लग सकती है, जहां पे और जहां पे लिखा होता है वहां पे नीचे लिख देते हैं बोथ, दोनों भी लग सकता है, ठीक है ना, जहां पे और लिखा हुआ है वहां नीचे लिख देते हैं बोथ, और एंड लिख देते हैं तो ठीक है, दोनों तो लग ही सकती है, तो इतना सोचने की जरूरत नहीं होती है। क्लियर है यहां तक, चलिए। तो आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही, चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।